चलिए योर स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं और आप अपने सवाल हमें भेज शुरू कर दीजिए। देखिए आपको सवाल पूछने का तरीका हम बता देते हैं एक बार। बेहद आसान तरीका है जो रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक क्यूआर कोड फ्लैश होगा, उस पर आप स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप हमें 9167329108 पर कॉल करके एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इसी के साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करिए, लाइक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब से जुड़िए और अपने सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। बेहद आसान तरीका है, फटाफट अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उन्हें भी आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर और इसके अलावा स्टॉक्स इन स्ट्रैटेजीज विनीत कुमार सक्सेना भी हमारे साथ हैं। नितिलेश जी और विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और नितिलेश जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे और मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए थोड़ी सी वीक हुई थी, लेकिन अब मार्केट दिन के ऊपरी स्तर पर कामकाज करता हुआ। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 180 अंकों की तेजी है, 24,000 के पार निफ्टी अभी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आ रही है, करीब 900 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में है। 58,082 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कामकाज होता हुआ। जितने भी बैंकिंग शेयर्स है आज उनसे बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी नजर आ रही है, लेकिन जो कमजोरी है वो हम देख पा रहे हैं थोड़ी ऑटो सेक्टर में, एफएमसीजी में थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी थोड़ी सी वीकनेस के साथ ही कामकाज करते हुए, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स भी काफी अच्छा सपोर्ट करते हुए बाजार को इस वक्त। और इस वक्त आप बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं? क्या ये तेजी अब सेकेंड हाफ में भी सस्टेन करती हुई नजर आएगी? देखो डेफिनेटली कल अगर मैं स्टॉक फटाफट कर रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज क्लियर कट मेंशन की थी कि निफ्टी में 23,800 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप लोग बाइंग करके चलेंगे। 23,750 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। जो भी डीप आएगा उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी हायर लेवल के ऊपर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 24,000 से लेके 24,050। इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो आने वाला जुलाई मंथ जो है वो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, पहले 10-12 दिन एक्सटेंडेड मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल ये रैली जो होगी वो एक्सटेंड हो सकती है। ऊपर में 24,000 ये लेवल्स कैसे निकालता है वो एक बार के लिए हमें देखना पड़ेगा। और रही बैंक निफ्टी की क्लियर कट व्यू कल मैंने दिया था कि अगर यहाँ से कुछ 200-300 मिलता है तो 56,000 को बढ़िया वहां से मार्केट ने क्या दिखाया, मोमेंटम दिखाया। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 58,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से रैली थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ऊपर में 58,500 700 वहां पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कॉशियस करके देखना चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्शन। तो ये साथ ही हुई बाजार को लेकर ये आउटलुक दिया है नितिलेश जी ने। और चलिए आगे चलते हैं, योर स्टॉक्स में आपके सवालों को शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार। सुशील, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल रहेगा आज का। सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए सुशील के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लेकिन सुशील का सवाल ले लेते हैं। सुशील, सवाल जो है सुशील का वो JSW इंफ्रा पर है आज। और विनीत जी, JSW इंफ्रा को लेकर इनका सवाल है। 170 इनके पास शेयर्स हैं इसके और 321 इनका खरीद भाव है। और देखिए JSW इंफ्रा की बात करें तो आज अच्छी तेजी, करीब 6.5% की तेजी आज हमें स्टॉक में नजर आ रही है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अभी अपने 52 वीक हाई के भी काफी पास है। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा गेन आज देखने को मिल रहा है, थोड़ा मुनाफा भी हो रहा है। ऐसे में सवाल इनका ये है कि अगले 3 महीने के लिए इन्हें क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए? देखिए आज पॉजिटिव ब्रेकआउट एक मिला है JSW इंफ्रा में। अगर टेक्निकली बात करें तो वीकली चार्ट्स में भी एक डाउन ट्रेंड लाइन से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। नियरेस्ट टर्म में 349 का लेवल और आगे चल के 414 480 का लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर डिप मिलता है तो मे बी यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 322
का जो सपोर्ट है वहां पे एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड बिलो 300। बिल्कुल ठीक। तो इस सलाह JSW इंफ्रा पर आती हुई लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ भवदीप पटेल जुड़ चुके हैं। भवदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? जी नमस्ते मैडम, थैंक यू। मेरा नाम भवदीप पटेल है और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। और मेरा सवाल जो है BPCL के शेयर्स के बारे में है। BPCL के टोटल मेरे पास 670 मतलब 670 क्वांटिटी है और उसकी एवरेज बाइंग प्राइस मेरी है 375 रुपीज और 47 पैसे। हालांकि जनवरी मंथ की बाइंग है, तो अभी जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस स्टॉक्स में। क्या नए कुछ शेयर बाई करके इसकी एवरेज प्राइस नीचे ला सकते हैं? तो ये जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक भवदीप, आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। नितिलेश जी, आपने भवदीप का सवाल सुना होगा। BPCL के शेयर है और इनकी 375 की बाइंग है, उससे 310 पर आ चुका है BPCL। 6 महीने में पर 15% की गिरावट ही देखने को मिली और एक शार्प डिक्लाइन भी यहाँ पर फरवरी के बाद देखने को मिला था। उसके बाद लगातार जो है डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन लेवल्स पर 43,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। चार्ट्स आगे के कैसे नज़र आ रहे हैं और क्या करना चाहिए इन्हें यहाँ पर अपना जो लॉस है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए? है BPCL का, वो तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेवल जो है वो थोड़ा सा बाइंग वाला लेवल नहीं है। इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एवरेज के लिए। मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो 265 से लेके 270 एक अच्छा खासा लेवल होगा। वहां तक आपको थोड़ा बहुत पेल झेलना पड़ेगा और वो लेवल क्या हो सकते हैं आपके लिए बाइंग के लेवल बढ़िया बन सकते हैं। 250 का एक स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि अभी का जो देखने को मिल सकता डेट कैट बाउंस है, इसको हम लोग देखेंगे। जी, तो ये BPCL को लेकर सलाह आती हुई आगे बढ़ते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, DB शाह। DB जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूरा नाम क्या है आपका? मैडम, मेरा पूरा नाम दिव्यांग B शाह है। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, वेलकम टू द शो। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 290 शेयर लिए हुए हैं 45 रुपीज 20 पैसे में। ओके। काफी समय से मेरे पास ये है, 2-3 साल पहले के लिए हुए हैं। इसने 200 रुपए का हाई भी बनाया है, पर तब तक मैं बेच नहीं पाया था। मेरा सवाल ये है कि अभी मैं उसको क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं? ठीक है, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं DB जी। नितिन जी, विनीत जी, आपने इनका सवाल सुना होगा और इस पर सलाह चाहेंगे इरकॉन पर। और 45 के खरीद भाव पर इन्होंने शेयर लिया था, 290 शेयर्स इनके पास। और हाई भी जब 200 का गया था तो तब कर नहीं पाए थे, तब भी इन्होंने होल्ड करके ही रखा था। अभी भी मुनाफे में ही है वैसे तो, लेकिन जानना चाहते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो, क्योंकि अभी इरकॉन के चार्ट्स की तरफ अगर विनीत जी नज़र डालें तो काफ़ी टूट रहा है शेयर। पिछले 6 महीनों में करीब 20% ये शेयर टूट चुका है। लास्ट 1 मंथ में भी टूट ही रहा है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? होल्ड करें, सेल करें? नहीं, देखिए, रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं या इरकॉन जैसे स्टॉक्स हैं, वो हर बार ना इसी लेवल पे जिस लेवल पे इन्होंने लिया है उस लेवल पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही शुड होल्ड, ओके, और एक्यूमुलेशन करता रहे डिप्स पे। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आज नहीं तो कल प्राइस करेक्शन हो रहा है। काफी अप मूव हुआ था, काफी बड़ा रैली हुआ था, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इट्स गुड। लॉन्ग टर्म में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी इरकॉन को। और चलिए, फिलहाल योर स्टॉक्स में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा, उसे स्कैन करते रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अगले लाइव कॉलर भी शामिल हो गए हैं। विशाल धमेजा इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। जी जी, मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये पूछना था। मेरे पास अदानी पावर 7925 शेयर लिए हुए हैं मेरे पास, और 81 की मेरी बाइंग है, 81 रुपीज की। ऑलराइट, और क्या जानना चाहते हैं आप? तो ये जानना चाह रहा है मैं कि मैडम अभी होल्ड करना चाहिए कि अभी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं। बिल्कुल ठीक। और काफी निचले स्तरों की बाइंग है आपकी। आपने कब खरीदे थे अदानी पावर के शेयर? मैडम मैंने अदानी पावर 2021 से मेरा बाइंग है, 2021, 22, 23, 24, 25 जब जब डिप हुए हैं, और ये आफ्टर स्प्लिट के बाद मेरे को मिले हुए हैं। मैंने अदानी पावर 118 रुपए से मैंने लेना स्टार्ट किया था। तो कई बार मैंने 200, 300, 400, 500 लेते हुए 800 में भी लिए हुए हैं, 700 में भी, लेकिन वो आफ्टर स्प्लिट के बाद मेरे पास एवरेज बाइंग मेरे को 81 की पड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आप और काफ़ी सही स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आपने अदानी पावर को एक्यूमुलेट करके रखा है। और हमारे एक्सपर्ट से भी समझते हैं अब आपको इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। विनीत जी, अदानी पावर ये हम देख पा रहे हैं कि जो पावर स्टॉक से पावर थीम है वो अब अच्छा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें से भी अदानी पावर ने तो काफी अच्छे रिटर्न निवेशकों को दिए हैं। 6 महीने में 60% से ज्यादा के रिटर्न, एक साल की बात करें तो करीब 109-110% के रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर क्या हम कह सकते हैं अदानी पावर को, और क्या इन लेवल्स पर अब इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े मुनाफे पर बैठे हैं और काफी निचले स्तरों की बाइंग है इनकी? देखिए, अदानी पावर का मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया हुआ है। ठीक है, कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट ओवर 2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, एंड पावर सेक्टर का डिमांड और बढ़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर और एआई की वजह से, बिकॉज पावर इज द ओनली सेक्टर दैट फ्यूल्स द डेटा सेंटर, द होल इंडस्ट्री। तो यहां से पावर सेक्टर का डिमांड और भी बढ़ जाएगा। प्लस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें से हम जो ग्लोबल लीडर्स का एक व्यू पॉइंट रहा है कि फॉसिल फ्यूल से निकल के हमें जितना जल्दी हो सके हमें लाइक पावर पे आना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन पे आना चाहिए। तो इस हिसाब से जिस तरह से केपेक्स प्लान किया हुआ है एंड जिस तरह से ग्रोथ दिख रहा है सेक्टर का, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है अदानी पावर, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, प्राइस वॉलेटिलिटी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा प्राइस, लेकिन प्राइस वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में आता रहेगा। लेकिन होल्ड ऑन टू दिस सेक्टर, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा आगे चल के भी। सेक्टर पर भी अच्छा आउटलुक देते हुए आगे चलते हैं। लाइव कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, आनंद सोहोनी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए क्या सवाल रहेगा आज का। मैडम, मेरे पास बेलराइज इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है, 152 रुपए की खरीदी है। मैं 2 या 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। कैन आई होल्ड और टू बुक प्रॉफिट? जी आनंद जी, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। नितिलेश जी, सवाल आपने सुना बेलराइज को लेकर है, और 500 शेयर हैं, 152 रुपीस पर खरीदा है। इनके शेयर प्राइस से भी काफी अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, मुनाफा भी इन्हें करीब करीब हो रहा है। बधाई हो आनंद जी इस मुनाफे पर। और बेलराइज की बात करें तो पिछले ही हफ्ते नया 52 वीक हाई भी बनाया है। अच्छा मोमेंटम चल रहा है लगातार स्टॉक में। ऐसे में क्या सलाह रहेगी? मोमेंटम आगे भी बरकरार रहेगा या आगे आने में कुछ आगे के लिए आउटलुक क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट बुक करें या सेल करें? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो इनको बधाई देना चाहूंगा, अच्छा खासा लेवल के ऊपर आपने बाइंग किया है। एक कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट भी देखेंगे तो आप ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक 230 टू 28 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और वहां से एक पोजीशन जो है कैरी करके चल सकते। बढ़िया स्टॉक चुनाए आप। तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर इंटैक्ट रखिए, ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। कृष्णा हमारे साथ है। कृष्णा, हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं पूर्णिया से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैंने मैक्स हेल्थ का 250 शेयर लिया था, करीब 1050 के रेट पे। तो इसमें क्या करना चाहिए? अभी बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए?
ऑल राइट, आपको अभी इस पर सलाह मिलेगी कृष्णा। और विनीत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, हमारे जो अगले कॉलर है कृष्णा, उनके पास मैक्स हेल्थ के शेयर है। क्वांटिटी आपको बता दी है 250 है और 1050 इनका बाइंग प्राइस है, थोड़ा सा ऊपर इनके बाइंग प्राइस से कामकाज करता हुआ, और इन लेवल्स पर करीब 7,500 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। का आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप, और क्या इन्हें अपनी पोजीशन यहाँ पर इंटैक्ट रखनी चाहिए? तृप्ति जी, व्यू क्या है इनका? लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है? ऑल राइट, 1 से 3 साल के लिए ये व्यू चाहते हैं। अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहा है मुझे मैक्स हेल्थ का। बॉटम आउट हो रहा है ये स्टॉक अराउंड 900 के लेवल्स का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, एंड एक्सपेंशन प्लान अच्छा है। मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, कैपेसिटी 10,000 बेड्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years प्लान किया हुआ है इन्होंने। तो ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, एंड सबसे बड़ी चीज है, दिस इज अ सेल्फ फंडेड ग्रोथ। ओके, कोई मतलब वो इंटरनल एक्रूवल से जितने भी एक्सपेंशन प्लान हुआ है सारे कुछ भी इंटरनल कोई किसी लोन से नहीं है, इट इज फ्रॉम द इंटरनल एक्रूवल्स ओनली। सो यहाँ पे बने रहने का सलाह है, एंड मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जो है इसका 1296, तो मुझे एक्सपेक्टेड है 1 साल के अंदर ये जाना चाहिए। एंड अगर हाँ, एंड बियॉन्ड दैट मेरे ख्याल से अच्छा प्रोग्रेस दिखाएगा ये स्टॉक। चलिए, तो ये सलाह आती हुई मैक्स हेल्थ केयर को लेकर, और अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है और ये सवाल गुरप्रीत सिंह का है। और देखिए, सवाल इनका है हिंद कॉपर को लेकर। 100 शेयर्स हैं इनके पास 510 के खरीद भाव पे। नितिलेश जी, सवाल इनका ये है इसको लेकर कि करंट लेवल्स पर अभी जो हम देख रहे हैं, क्या इसमें और एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि इनके बाइंग लेवल से तो फिलहाल नीचे आ गया है स्टॉक और थोड़ा नुकसान भी ये झेल रहे हैं। ऐसे में क्या सलाह रहेगी? और देखिए, निफ्टी मेटल की बात करें तो ओवरऑल पूरा पैक आज भी डाउन है, ऐसे में क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लॉस आपका कम है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 480 के आसपास का। अगर इनको फ्रेश कुछ लेना है तो तकरीबन जो लेवल आ रहा है वो 410 से लेके 395, इस रेंज में आप क्या कर सकते हो कंडीशंस के लिए, जहां से मार्केट ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया था, और फिर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 360 का रहेगा। अभी 380 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, क्योंकि हायर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे बिग वाली का ही प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट्स एज ऑफ नाउ कुछ अच्छा सा चलिए, तो ये सलाह आती हुई हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। और नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस का और हमारे साथ शो में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है फर्स्ट सेगमेंट को रैप करने का, एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, थोड़ी देर में लौटेंगे फिर से आपके सवालों के साथ। लगातार आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, QR कोड स्कैन करते रहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं हूं गुरप्रीत राणा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। लगातार हम आपके साथ योर स्टॉक्स में बने हुए हैं, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जल्द ही शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। देखिए, बेहद आसान तरीका है, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन कीजिए और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके साथ साथ आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके SMS या WhatsApp के जरिए भी सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया से जुड़कर भी हमारे साथ अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल से जुड़कर अपने सवाल सीधे हम तक पहुंचाए। तो लगातार सवाल हमें भेजते रहिए, हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हैं। और देखिए, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। विनीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और एक और खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और देखिए,
देखिए कुणाल जी, मार्केट की तरफ एक नज़र हम डालें तो अच्छा कारोबार मार्केट में आज होता हुआ हमें दिख रहा है। फिर से 24,000 के लेवल्स थोड़े आज टच होते हुए नजर आए मार्केट में। निफ्टी बैंक ने भी 58,000 के लेवल्स को छू लिया है आज, और निफ्टी आईटी में भी देखिए थोड़ा सपोर्ट निफ्टी आईटी से मार्केट में आता हुआ हमें नजर आ रहा है। और देखिए मार्केट आज ऊपर भी इसीलिए है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस लगातार कम हो रहे हैं, $77 के आसपास बना हुआ है। एफआईआईस की तरफ से कल हमें थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, आईटी की तरफ से तो हमारे पास सपोर्ट है ही, और एशियन मार्केट से भी थोड़े मिले जुले संकेत हमें मिल रहे हैं, और ओवरऑल मार्केट सेटअप थोड़ा अच्छा है। ऐसे में आपकी मार्केट को लेकर अभी क्या राय है? मोमेंटम आप सेकेंड हाफ में भी कंटिन्यू होते हुए देखते हैं? गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट के मोमेंटम की बात करें, अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट में हमें देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कल 23,800 के नीचे गया तो था मार्केट, बट 23,800 के ऊपर क्लोजिंग मिला, और उसी की वजह से आज मार्केट 23,980 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आज वापस हमें 23,800 के ऊपर का क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर 24,200 से लेकर 24,600 तक के लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो यहाँ पे व्यू है पॉजिटिव साइड का है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, 1.5% ऊपर है। अगर आज 58,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है बैंक निफ्टी तो 59,300 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जबकि लोअर लेवल पे सपोर्ट की बात करें तो 56,500 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है। ऑलराइट, तो ये सलाह मार्केट और इंडेक्स पर आती हुई कुणाल जी की तरफ से आगे बढ़ेंगे, और अब सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है, हमारे पास एक सवाल आया है यूट्यूब के ज़रिए, दौलत का सवाल है, और इनके पास गेल के शेयर है, 70 क्वांटिटी है और 77 इनका एंट्री प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं 1 साल के लिए आगे के टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे। विनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बार गेल के चार्ट पर नज़र डालिए। इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर निकल चुका है और इन लेवल्स पर करीब 6,500 से ज़्यादा का प्रॉफिट भी ये कमा रहे हैं। ओवरऑल अगर एक बार आप बताएंगे कि जितनी भी ओएमसीज है और जितनी भी तेल कंपनियां हैं उनका आउटलुक भी दीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब क्रूड के प्राइसेस हमने ऊपर जाते हुए देखे और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े थे, काफ़ी वॉलीटिलिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब क्या यहाँ पर स्थिरता आती हुई नज़र आ रही है, और आज की टॉपिक भी अगर आप बता सके क्या रहेगी। इसके अलावा दौलत को इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी गेल के लिए? विनीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विनीत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, सो गेल का यहाँ पे ना मेन भी है। टेक्निकली अगर बात करें तो गेल इज फेसिंग बिट ऑफ रेजिस्टेंस नियर इट्स 20 EMA, मंथली 20 EMA। ओके, सो यहाँ पे 171 का जो लेवल है उस पर क्रॉस किया है, एंड मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी में 1.1 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं गेल में, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। ओके, हेल्दी वैल्यूएशन में भी है, 14x के पीई पे, ट्रेडिंग पीई पे चल रहा है, एंड मुझे लगता है यहाँ पे इनको होल्ड करके चलना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो। लॉन्ग टर्म में टेक्निकली अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 190 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर बात करेंगे, डाउन साइड में मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा बॉटम 134 130 लेवल्स पे बना चुका है गेल, एंड यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है आगे की तरफ। तो ये सलाह आती हुई गेल को लेकर, और आगे चलते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है। मेरे को स्पाइसजेट के बारे में पूछने का था कि उसमें 55 का लिया हुआ है जी। हाँ, तो उसमें फ्यूचर क्या है उसका? ठीक है, बहुत शॉर्ट नीचे टर्म के आया लिए जानना चाहते हैं आप, लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म का। ठीक है, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं अजय जी। नितिलेश जी, सॉरी कुणाल जी, आपने सवाल सुना होगा इनका, स्पाइसजेट को लेकर इनका सवाल है, और 49 शेयर्स के खरीद भाव पर इन्होंने ये शेयर्स लिए हैं 5,000,
और डेफिनेटली काफ़ी नीचे आ चुका है इस वक्त। स्पाइस जेट के मोमेंटम पर हम नज़र डालें तो देखिए लगातार नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक, और पिछले 6 महीनों में भी देखें तो 60% टूट चुका है ये शेयर। इनके खरीद भाव से भी नीचे है, नुकसान भी इन्हें काफ़ी हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं स्टॉक में, तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो हमारी सलाह तो ना ही है, क्योंकि 12 रुपए 30 पैसे के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का फंडामेंटल काफी वीक है। सबसे बड़ी दिक्कत आज स्पाइसजेट को जो है वो अपने खुद की फ्लीट को मेंटेन करने में है। टाइमिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, प्लस उतने इफेक्टिव स्पाइसजेट के पास नहीं है। प्लस पिछले 3 साल से अगर मैं एफआईआई की होल्डिंग भी देखूं तो 24-25 में 15% के ऊपर थी, 25-26 में 4% के अराउंड थी, और अभी रिसेंट की बात को तो 2% पे आके रुक गई है। यानी एफआईआई को और से भी अगर देखने जाए तो कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया मेंटेन करके चलने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपरी लेवल पर जैसे ही कोई भी उछाल आता है, ग्रेजुअली आपको आपकी जो पोजीशन है यहाँ से निकालनी है। पहला लेवल जो है वो 15.5 रुपए का है। 15.5 जैसे ही क्रॉस करेगा, ये 22 रुपए और 22 पे जैसे ही क्रॉस करेगा 27। ये 3 लेवल ऐसे है जहां पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म का नजरिया इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर बहुत ही वीक है। कंटिन्यू करके चलने की सलाह नहीं है, उछाल पे बेच के ही चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। स्पाइसजेट पर ये सलाह आपको मिलती हुई आगे बढ़ेंगे। और अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए आया है। मनीष अग्रवाल का सवाल है, IRFC के शेयर्स है, 1000 क्वांटिटी है, 98 इनका बाइंग प्राइस है, और आगे के लिए इस पर व्यू चाहते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इंट्राडे के लिहाज से और भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। विनीत जी, IRFC को लेकर आज खबर भी थी कि सरकार की 2% की हिस्सा बिक्री के चलते करीब 5% टूटता हुआ IRFC नजर आ रहा है। अभी भी करीब 4.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ, और OFS के जरिए 2% का हिस्सा सरकार बेच रही है। फ्लोर प्राइस कल के बंद भाव से करीब 7% के डिस्काउंट पर यहाँ पर दिया गया है। इस पर भी एक राय रखिएगा, और निवेशकों को इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान ये झेल रहे हैं। 3600 का नुकसान इन्हें होता हुआ इन लेवल्स पर। इनके हालांकि इनके लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है। आगे के चार्ट्स आपको IRFC के कैसे नज़र आ रहे हैं? IRFC चार्ट्स पे तो अभी फिलहाल वीक लग रहा है, बट यहाँ पे एक बॉटम बनाया है IRFC ने 87 के लेवल्स पे। हालांकि 68 तक का इनका अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 68 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 70 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स IRFC के इंटैक्ट है। इनफैक्ट the whole railway sector, the long-term prospect is completely intact। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, प्राइस वॉलेटिलिटी या छोटा मोटा ये न्यूज रहेगा तो इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इट इज लुकिंग गुड। लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेलवे सेक्टर में, क्योंकि काफी ज्यादा केपेक्स प्लान किया हुआ है गवर्नमेंट ने, एंड दैट शुड सीप इन टू ऑल दीज स्टॉक्स। बेसिकली PSU जितने भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें वो दिखाई देगा। या तो प्राइस वॉलेटिलिटी कुछ दिन रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली दिखाई देगा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये सलाह IRFC को लेकर आती हुई, और आगे चलते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कान्हा अग्रवाल। कान्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। जी मैम, ये TCS के मैम 950 शेयर बाइंग है 2450 रुपए के रेट से। तो मैम ये मेरी 1 साल की अवधि है, मतलब इसे होल्ड करने की, तो मतलब ये पोजीशन बनाए रखें या एग्जिट कर लें इसे, मतलब कब तक होल्ड कर सकते हैं आप ये स्टॉक? मैम 1 साल तक। ठीक है, 1 ईयर। ठीक है, आपको अभी सलाह दिलवा देते हैं कान्हा जी इस पे। कुणाल जी, आपने सवाल सुना, TCS को लेकर है। 2450 का खरीद भाव है और 950 इनके पास शेयर्स हैं TCS के। फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि TCS में देखिए लगातार मोमेंटम ऐसा ही बना हुआ है, काफ़ी टूट रहा है शेयर। पिछले हफ्ते ही 52 वीक लो बनाया है। आज थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है क्योंकि ओवरऑल IT ही आज ऊपर है। ऐसे में 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। 1 साल के लिए क्या आउटलुक देंगे आप इन्हें? 1 साल के आउटलुक की बात करें तो इसको होल्ड करके ही चलने की सलाह। 2460 जैसे ही ब्रेक होगा, ये और भी अच्छी खासी मोमेंटम आपको दिखा सकता है, जहां पे ये स्टॉक 2600 तक के लेवल भी हमें दिखा सकता है। अगर ये लेवल आते हैं तो वहां से एग्जिट करके ही चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि TCS
ओवरऑल आईटी पैक की बात करें तो काफी टाइम वाइज करेक्शन में ये आईटी का सेक्टर एंटर हो चुका है और ये टाइम वाइज करेक्शन में भी आने वाले 2 साल तक भी रह सकता है। तो जैसे ही प्राइस आता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे मिलता है, एक बार एग्जिट करके ही चलने की सलाह रहेगी ना। यहाँ पे आईटी काउंटर्स पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए काफी फेवरेबल है जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के ऊपर का नजरिया कोई खास व्यू नहीं है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल के ऊपर का नजरिया, अगर किसी को 5 साल के ऊपर का भी होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो आईटी काउंटर्स काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो व्यू यहाँ पे ऊपरी लेवल पे 2450 से लेकर 2600 तक का बन रहा है। अगर ये प्राइस आता है तो वहां पे एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह टीसीएस पर आती हुई, और अगर का व्यू अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का है तो उन्हीं के लिए यहाँ पर आईटी की जो बेट है वो यहाँ पर फेवरेबल आती हुई नजर आएगी। ये सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब से आया है। आसिफ का सवाल है, टाटा स्टील के 150 शेयर है, 145 इनका बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म का नजरिया ये रखकर चल रहे हैं। पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर अब इन्हें क्या करना चाहिए। 2 से 5 साल का नजरिया इनका रहेगा। विनय जी, 2 से 5 साल के लिहाज से टाटा स्टील में क्या होल्ड करके चलना चाहिए? फिलहाल इन लेवल्स पर भी इन्हें प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि 145 पे खरीदा था, 192 पर है और आज हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने के चार्ट्स देखें तो 13% की तेजी यहाँ पर नजर आई है। 1 साल के लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 24% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो देखिए, इंडिया यूके एफटीए अब 15 जुलाई से लागू होगा, जिसमें कि यूके की तरफ से इंडिया के जो 85% स्टील एक्सपोर्ट्स है उन्हें सेफगार्ड मेजर्स से बाहर रखा गया है। तो तमाम स्टील कंपनियों में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये भी बताइए, और टाटा स्टील पर इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? देखिए, टाटा स्टील का टेक्निकल सपोर्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए 170 175 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है इसका। एंड जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि स्टील, देखिए बेसिकली स्टील एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकता है। और ये अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स। एंड 180 170 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये सलाह टाटा स्टील पर आती हुई। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड करके चल सकते हैं। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स बता दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। सोने में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की कीमत में आज करीब 1.5% की गिरावट है, करीब $4,100 प्रति ऑन्स पर आज पहुंच गया है। सोने की चमक क्यों फीकी पड़ रही है, विस्तार से बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ है। आशीषा, लगातार गोल्ड की कीमतों में गिरावट क्यों नजर आ रही है? क्या बड़े फंडामेंटल्स इसके पीछे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते सोने की चमक फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट डॉलर टर्म्स में देखें तो सोना अब करीब $4,050 प्रति आउंस के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के सत्र में 1 से 1.5% की गिरावट दिखी है और पिछले 2 दिनों में सोना गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों की ही बात न करके अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स की बात करें तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट दिखी है। इस साल की ऊंचाई की बात करें तो जनवरी के महीने में सोना करीब $5,470 प्रति आउंस के आसपास कारोबार कर रहा था। तो उन लेवल से अभी के लेवल्स कंपेयर करें तो करीब 25% की गिरावट सोने के दामों में ईयर टू डेट बेसिस पर दिखी है। इसी के साथ अगर रीसेंट हाई की बात करें तो कुछ दिनों पहले, करीब 8-10 दिन पहले 16 जून को $4,331 पर आउंस के आसपास सोना था। तो उन लेवल से भी करीब 6 से 7% की गिरावट केवल पिछले 8 दिनों में दिखी है। तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट सोने में पिछले दिनों में नजर आई है। इसके पीछे के फैक्टर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू था उसके चलते रिस्क प्रीमियम फैक्टर ही हो चुका था सोने के दामों में, लेकिन अब वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच ऑलरेडी ट्रेड डील साइन हो चुकी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है और इसी के चलते जो रिस्क प्रीमियम था सोने में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं फेडरल रिजर्व के एक्शन की। याद रखें, हायर इंटरेस्ट रेट्स एक नेगेटिव होता है सोने के दामों के लिए और अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हॉकिश स्टांस आ रहा है फेडरल रिजर्व से और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लंबे रहेंगे, बढ़े हुए रहेंगे
तो वो नेचुरली सोने और चांदी के दामों के लिए नेगेटिव होता है और ये एक दूसरा फैक्टर है जिसके चलते सोने के दामों में तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा यूएस डॉलर की ही बात कर लेते हैं। याद रखें, सोना और चांदी दोनों ही यूएस डॉलर के टर्म्स में मेजर होता है और अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो खरीदारी जो करते हैं सोने की, उनके लिए सोना महंगा हो जाता है। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स जिसके चलते सोने के दामों में गिरावट दिख रही है। ईयर टू डेट बेसिस पर 25% की गिरावट ऑलरेडी सोने में नजर आई है और ब्रोकरेज हाउसेस का माने तो शायद ये जो स्लगिशनेस सोने के दामों में दिखी है वो अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से हमारे पास ये सवाल आया है सुरेश महाजन का और पीएफसी को लेकर इनकी क्वेरी आई है। कुणाल जी, 1010 शेयर है इनके पास पीएफसी के 458 के प्राइस पर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट स्टॉक में ये, लेकिन कह रहे हैं कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त काफ़ी नुकसान हो रहा है, करीब 22,000 रुपये का नुकसान ये अभी झेल रहे हैं। ऐसे में पीएफसी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या इनके खरीद के लेवल्स आपको नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में? वेल यस, उन्होंने जो खरीदारी की है 458 ये प्राइस आ सकता है और पीएफसी में एग्जिट करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। एक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो अगर प्राइस मोमेंटम नहीं करती तो भी दिक्कत नहीं है, एक अच्छा खासा डिविडेंड तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ यहाँ पे जल्दी एग्जिट करके चलने की सलाह मेरी नहीं है। अगर वर्स्ट केस में अगर स्टॉक 400 के लेवल भी दिखाता है तो मैं कहूँगा कि वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि रिसेंटली अगर देखने जाए तो जिस हिसाब से स्टॉक की मोमेंटम आई है, हमें 480 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक को आप कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड इनकम के तौर पे देख सकते हो। सो अगर 400 के लेवल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पे वापस आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। अगर स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ डिविडेंड की इनकम आपकी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ लेवल की, तो ये 480 तक के लेवल ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ऑलराइट, तो ये सलाह पीएफसी पर आती हुई अपनी पोजीशन यहाँ पर आप इंटैक्ट कर रखिए, ये सलाह। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है टीना स्वदेश पर। बताइए आज ऑप्शन की क्या रणनीति रहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करके चल रहे हैं और इंडिगो ये पर्टिकुलर काउंटर है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर की अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून सीरीज, इस मंथ की सीरीज के एक्सपायरी तक काउंटर यहाँ से 5200 5300 तक की जोन में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन 5100 का एट द मनी का खरीदने की सलाह होगी, जो फिलहाल 56-58 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 28, पहला टारगेट 90 एंड दूसरा टारगेट 120 का होगा। इसका लॉट साइज 150 का है, उस लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 4500 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 9500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 5100 का इंडिगो का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो इंडिगो पर ऑप्शन की रणनीति। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की कॉल बताने के लिए। चलिए आपके लिए एक बार रिपीट कर देते हैं। इंडिगो पर रहेगी यानी इंटरग्लोब एविएशन में 5100 की कॉल आप खरीद के चलिए, आपको 56 से 58 रुपये के प्रीमियम के आसपास आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ पर 90 और इसके अलावा 120 रुपये का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 28 रुपये का रहेगा। अधिकतम मुनाफा ये कॉल हिट होती है तो 9500 रुपये का आपको होगा और अगर हिट नहीं होती है तो यहाँ पर अधिकतम नुकसान 4500 रुपये तक का भी आपको हो सकता है। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। घाटा और मुनाफा होने के बावजूद भी कुछ पैसा ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। तो कोई भी कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे पास अगला जो सवाल आया है वो यूट्यूब के जरिए आया है। ललित सिंह राठौर का सवाल है, विप्रो के शेयर्स इनके पास 50 क्वांटिटी है और 263 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं, काफ़ी नुकसान हो गया है तो अब आगे के क्या स्ट्रैटेजी लेकर चला जाए। विनीत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, विप्रो 263 पर इन्होंने खरीदा था, 173 पर आ गया है, करीब 4500 का नुकसान झेल रहे हैं इन लेवल्स पर और जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या सलाह होगी।
तमाम आईटी स्टॉक्स इनकी जो जर्नी रही है एआई डिसरप्शन के बाद से काफ़ी वॉलेटाइल रही है। अब आईटी पैक पर भी एक नज़रिया आप दीजिएगा, कैसा लग रहा है, आगे का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप, और साथ ही विप्रो पर क्या सलाह होगी, पर्टिकुलरली विप्रो के चार्ट्स आगे के लिए कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, विप्रो के चार्ट्स यहाँ पे काफी नेगेटिव है। एक जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 173 का, उसको भी 177 का मंथली जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर रिवर्सल नहीं आता है तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर नजरिया है तो एग्जिट कर जाना पड़ेगा, बिकॉज दी आई मतलब स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक बता रहा हूं, काफी नेगेटिव हो चुका है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर इज नाउ लाइक गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांजिशन फेज। तो आईटी का जो एआई डिस्ट्रप्शन हुआ है, एआई ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन जैसा टीसीएस में भी देखा, काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम, मेनली अराउंड 3 to 4 years हम यहाँ से मान के चल सकते हैं। तो टिल देन द पेन विल एग्जिस्ट, ऑन एंड ऑफ एक छोटा मोटा रैली आएगा। लेकिन यहां से अगर आपको एक बार वीकली चार्ट्स पे भी बता देता हूं मैं, अगर वीकली चार्ट्स में यहां से रिवर्सल नहीं आता है तो मेरे ख्याल से छोटा स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना पड़ेगा यहां से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहना चाहिए, बिल्कुल प्राइस नहीं देखना चाहिए। अगर डिप्स में मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज आईटी विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग अगेन। जैसे रैली अगर रैली मिलता है निफ्टी में तो आईटी विल अगेन, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड द पावर सेक्टर विल लीड इट डेफिनेटली। तो ये सलाह आती हुई हमारे एक्सपर्ट से। और चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। ट्विटर से हमारे पास ये सवाल आया है दुर्गेश जोगलेकर का, और क्वेरी इनकी है, कुणाल जी, HDFC बैंक के स्टॉक को लेकर 100 शेयर है इनके पास HDFC के, और 800 का इनका खरीद भाव रहा है, हल्का सा नीचे है इनके खरीद भाव से। और देखिए HDFC बैंक टूट रहा है, आज थोड़ी सी तेज़ी है क्योंकि ओवरऑल बैंक में ही, निफ्टी बैंक में ही अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इनका सवाल ये है कि काफ़ी टाइम से ये शेयर्स जो हैं इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टॉक में? कल अच्छी बात यह है कि उनकी जो खरीदारी है वो एवरेज 800 के अराउंड है, 790 का प्राइस चल रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको 905 से लेके 990 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और आपने जहाँ पे एवरेज किया है वो ही बॉटम है। सो इसको होल्ड करके ही चलने की सलाह है। यहाँ पे जल्दबाजी में एग्जिट करके चलने की सलाह नहीं रहेगी, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। एक अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो HDFC बैंक पर ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए आया है। का सवाल है, जियो फाइनेंस के 4000 शेयर है, 237 का बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर 1 महीने का नजरिया चाहते हैं। विनीत जी, जियो फाइनेंस के चार्ट्स एक बार देखकर बताइए, 1 महीने के लिहाज से क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए फिलहाल इन लेवल्स पर 4000 का प्रॉफिट होता हुआ? एक कंपनी ने टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक अच्छा लो बनाया है, बेस बनाया है, यहाँ पे 220 के लेवल्स पे अच्छा खासा बेस बनाया है, और रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। मंथली EMA में रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ से एक और हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से अपर अपसाइड में 256 250 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। अबव दैट हम देख सकते हैं यहाँ पे 270 का लेवल्स दिख सकता है। अगर 220 का लेवल टूटता है तो फिर शॉर्ट टर्म की बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 220 टूटता है तो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो जियो फाइनेंस पर 1 महीने के लिहाज से ये सलाह आती हुई। चलिए अब इसी के साथ योर स्टॉक्स को हम यही समाप्त करेंगे। विनीत जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया। और चलिए मुझे और गुरप्रीत को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।